सुशांत के परिवार पर संगीन आरोप भी लगाए हैं। तो इस खबर पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो उनके केस को लेकर जो सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं उस पर सबकी नजर है। और इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता रहमत कलीम जुड़ चुके हैं। रहमत, सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर इस वक्त क्या ताजा अपडेट सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के अब तक के जो केस चल रहे हैं, जो मामला चल रहा है, जो छानबीन चल रही है, जो जांच चल रहा है, और उसमें एक तस्वीर अब साफ हो गई है। पहले अब यह मामला आ रहा था कि सुशांत सिंह सुसाइड केस में बॉलीवुड के गैंग का हाथ है। नेपोटिज्म को लेकर के बहुत बार सवाल उठाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के पीछे नेपोटिज्म का हाथ है, उसके पीछे करियर उनका खतरे में था, चूंकि एक गैंग चल रहा है जो अपने जाने पहचानने वाले और अपने रिश्तेदारों को ही बढ़ावा दे रहा है। तो इस वजह से उनको अपने करियर का खतरा इस लॉकडाउन में महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से वो इस बात के लिए मजबूर हुए थे कि उन्होंने सुसाइड किया। लेकिन अब जो जांच यहाँ तक पहुंची है उसमें तस्वीर बदल गई है, और उसमें बदली हुई तस्वीर में जो नजर आ रहा है कि इसमें गर्लफ्रेंड की वजह से पूरा मामला जो सुसाइड का हुआ है वो गर्लफ्रेंड के पीछे आकर के रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बाकायदा तौर पर FIR दर्ज कराई है, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ PIL दाखिल की है और कहा है कि रिया चक्रवर्ती ही इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड है, जिन्होंने उकसाया है। उनके FIR में बाकायदा तौर पर अगर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के FIR में जो लिखा गया है, पिता के FIR में साफ लफ्जों में लिखा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत घर आना चाह रहा था, वो फिल्मी दुनिया छोड़ करके बाकायदा तौर पर फार्मर बनना चाह रहा था, किसानगिरी करना चाह रहा था। लेकिन जो कुछ किया गया वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, उसकी तरफ से बाकायदा तौर पर धमकियां दी और बताया गया कि अगर ऐसा करोगे तो मेडिकल रिपोर्ट रिवील कर देंगे, और तरह तरह से धमकियां दी गई। और सुशांत सिंह राजपूत का जो फैसला अपना था, जो उन्होंने फैसला किया था कि वो अब किसान बनेंगे, फिल्मी दुनिया को छोड़कर घर लौटेंगे, उस फैसले पर उसने दबाव डाल करके उसे वापस लिया और वो मजबूरन फिल्मी दुनिया में इससे जुड़े रहा। उसके साथ ही साथ FIR में जो बातें की गई है उसमें सीधे तौर पर निशाना है सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से कि इसे सुसाइड के पीछे कोई और नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती। बीच में पैसे का भी मामला आ रहा है कि 15 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है, रिया चक्रवर्ती का नाम आ रहा है कि उन्हें 15 करोड़ एल्बम है, और साथ ही साथ CA का बयान दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो FIR है अभी सरकारें भी पड़ी है। महाराष्ट्र की सरकार से जब CBI का मुतालबा किया गया CBI जांच का, तो CBI जांच का इनकार कर दिया, और आज कल भी इनकार किया था, आज भी इनकार किया। बिहार सरकार ने बाकायदा तौर पर दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिहार सरकार की तरफ से बिहार पुलिस जो भी जांच मामले की उस जांच को कंटिन्यू FIR दायर की है कि बिहार पुलिस की तरफ से जो FIR दायर की गई है उसको उस वक्त तक रोक दिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट ने हमने PI दाखिल किया उस पर समाप्त न हो जाए, उस पर कार्रवाई मुकम्मल न हो जाए। तो रिया चक्रवर्ती की सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई थी उसने PIL वो जो FIR सुशांत के पिता की तरफ से दाखिल की उसकी खिलाफ वर्जी उसको रोकने के लिए। लेकिन उनका कहना है कि ये पूरा मामला रिया चक्रवर्ती की तरफ अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इस बीच में ED का भी मामला है, ED ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी, बिहार पुलिस से FIR की पूरी डिटेल मांगी है। तो अब तस्वीर बदल गई, पूरे सुशांत सिंह राजपूत मामले के सुसाइड केस में पूरी तरह से तस्वीर बदल गई है। अब किसी गैंग का या किसी और नेपोटिज्म का हाथ इसके पीछे नहीं है, बल्कि अब जो हाथ समझ में आ रहा है, अब जो तस्वीर बन रही है उसमें गर्लफ्रेंड की वजह से सारा कुछ होता दिखाई दे रहा है। ये इल्जाम है सुशांत सिंह के पिता का और उनके घर वालों का। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने तमाम इल्जाम को खारिज कर दिया, इनकार किया, कहा है कि सुशांत के फैमिली वाले जबरदस्ती मुझे सताने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, और उनके बहनों की तरफ इशारा किया गया है कि बहनों ने जानबूझकर मेरे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करवाई है, FIR दाखिल करवाया। ये पूरा मामला अब गर्लफ्रेंड पर आकर रुका हुआ है, जांच जारी है। बिहार सरकार की तरफ से एक और अपडेट ये मिल रहा है कि बिहार के CM नीतीश कुमार महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे से फोन पर बात करेंगे। CBI जांच के मामले को लेकर के बिहार सरकार भी अब फोन पर बात करेंगे, उद्धव ठाकरे से नीतीश कुमार की बात होगी। ये लेटेस्ट अपडेट हमें इस सिलसिले में मिल पा रही है। बिल्कुल रहमत, क्योंकि तस्वीर पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस के मामले में। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, अब बिहार पुलिस ने मुंबई पहुंचकर अफरा तफरी मचा दी है। पर सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास ये 15 करोड़ आए कहां से, और पुलिस और ED ने अब खातों की जांच करना भी शुरू कर दिया है। इसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल 15 करोड़ को लेकर के CA जो सुशांत सिंह के CA थे उसकी तरफ से, चार्टर्ड अकाउंट उसकी तरफ से जो बयान आया है कि ये कोई
इतना अमाउंट नहीं था अकाउंट में। लेकिन दूसरी जानिब अभी हम देख रहे हैं कि सियासत इस पे जो हो रही है 15 करोड़ को लेकर के, बाकायदा तौर पर साबिक सीएम जो पूर्व सीएम रहे हैं महाराष्ट्र के उद्धव देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अगर महाराष्ट्र की सरकार सीबीआई की जांच नहीं कराई है तो कम से कम मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करावे, क्योंकि ईडी को इंटरफेयर करने का मौका दे, मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में 15 करोड़ की सच्चाई अभी भी दबी हुई है। घर वालों का कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने वो पैसे निकलवाए हैं और खर्च करवाए हैं, और रिया चक्रवर्ती का कहना है कि वो पैसे मेरे ऊपर खर्च नहीं है बल्कि एक इल्जाम है। तो इन तमाम तस्वीरों के बीच ईडी ने भी अपना काम शुरू कर दिया। बिहार FIR मांगी है, वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। पूरी डिटेल क्या है उस FIR में, मनी को लेकर के, पैसे को लेकर के, इन तमाम तस्वीरों की, इन तमाम बातों को लेकर बहुत जल्द तस्वीर सामने आएगी, क्योंकि ईडी की भी एंट्री हो चुकी है और ईडी भी अपनी जांच का काम शुरू कर चुकी है। शुक्रिया रहमत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत केस के मामले में, और रहमत कलीम हमारे साथ जुड़े थे जो ताजा अपडेट इस खबर को लेकर दे रहे थे। पर बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि 15 करोड़ रुपए सुशांत के पास आए कहां से, हालांकि जो पुलिस है, जो ईडी है, वो लगातार इसकी जांच में जुटी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की ओर, क्योंकि अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को समय पर वेतन देने के आदेश दिए गए हैं। तो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सभी राज्यों को, और अब जितने भी डॉक्टर हैं या पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनको समय पर वेतन देने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। तो एक बड़ी खबर यहां पर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि कोरोना वायरस के दौरान, इस महामारी के दौरान जितना कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे देश के डॉक्टरों का रहा है, पैरामेडिकल स्टाफ का रहा है, उसे हम लफ्जों में बयां नहीं कर सकते हैं। और उसके बीच, उसी के बीच इस तरह की खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए करते हुए ये कहा गया है कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को समय पर वेतन दिया जाए। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, उसकी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की हौसला अफजाई करने के लिए ये बहुत जरूरी कदम भी था, बहुत सराहनीय कदम है। बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जितने भी देश में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है उनको समय पर वेतन देने के आदेश जारी किए जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब एक बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा लिया गया है, और इसी के तहत अब यह फैसला लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अब नपे जाएंगे राष्ट्र विरोधी जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। नपे जाएंगे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त अब सरकारी मुलाजिम, और मुख्य सचिव की अगुवाई में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। अब कोई सरकारी मुलाजिम कोई एंटी नेशनल पोस्ट डालेगा, कोई बयान जारी किया जाएगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको साथ ही बता दें कि कमेटी की सिफारिशों पर हाथ से जा सकती है अब सरकारी नौकरी। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से निकल के सामने आ रही है। अब भारतीय संविधान की धारा 311(2)(c) के तहत कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में कौन कौन है वो भी हम आपको बता देते हैं। कमेटी का गठन किया गया है, और अब कमेटी की सिफारिशों पर हाथ से जा सकती है सरकारी नौकरी। तो जो कमेटी का गठन किया गया है आर्टिकल 311(2)(c) के अंडर, वो बता देते हैं। उसमें चीफ सेक्रेटरी हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CID, और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। तो इनकी टीम गठित की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एडवोकेट अंकुश शर्मा जुड़ चुके हैं। अंकुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ये पूरा ऑर्डर जो है इसको जरा क्लियर करें, पूरा मामला सबसे पहले हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 311 में सरकार के पास पावर्स हैं किसी भी सरकारी एम्प्लॉय, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कार्रवाई करने की। 311 क्लियरली ये कहता है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अगर आपको सरकारी नौकरी से निकालना है, उसे सस्पेंड करना है, या उसके रैंक में कोई रिडक्शन करनी है, या कोई पनिशमेंट उस पर इन्फ्लिक्ट करनी है, तो आप किस तरीके से करेंगे वो प्रोसीजर उसमें प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन 311 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज C, इसके तहत जो नोटिफाई कमेटी की गई है LG सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में, वो स्पेसिफिकली प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब बिना इंक्वायरी होल्ड किए, अगर स्टेट की सिक्योरिटी के ग्राउंड पे किसी व्यक्ति को, किसी सरकारी मुलाजिम को नौकरी से निकालना अनिवार्य है, तो ऐसा किया जा सकता है। यानी सेक्शन
जो सब क्लॉज 2C है 311 का, वो एक एक्सेप्शन है टू द रूल कि जब आपको किसी भी पब्लिक सर्वेंट को नौकरी से निकालना है तो उसको सुनवाई का मौका देना है, उसको उसकी कहानी उसको सुननी है। लेकिन ये डायरेक्ट कार्रवाई करने वाला एक निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई है वो एक स्वागत योग्य कदम है। ये जम्मू कश्मीर में अनिवार्य इसलिए हो गया था क्योंकि जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी में, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में ऐसे कई लोग आ गए थे जो जमाते इस्लामी से संबंध रखते हैं, जो आतंकवादी संगठनों को अंदर से सपोर्ट करते हैं, जो जिहादी मानसिकता को अंदर से जिहादी मानसिकता रखते हुए सिस्टम को अंदर से सबवर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोशिश ये है कि ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो आड़े ना आए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और बाकी सेफगार्ड्स जो पब्लिक सर्वेंट्स को अवेलेबल हैं आर्टिकल 311 के तहत, उसको इस्तेमाल करते हुए और हमारे स्लो जुडिशियल प्रोसेस के कारण तत्काल प्रभाव से कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो एक एक्सेप्शन उसी में दी गई है कि अगर भारतीय स्टेट की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मसला होगा तो आपको उसमें सुनवाई की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि होम डिपार्टमेंट से रिकमेंडेशंस आएंगी, इसमें एडीजी सीआईडी को भी मेंबर रखा गया, यानी एक पूरी बाकायदा रिपोर्ट बनाई जाएगी। ऐसा भी नहीं कि कुछ आर्बिट्ररली किया जाएगा, बिल्कुल एक रिपोर्ट के आधार पे होम डिपार्टमेंट कमेटी के सामने वो व्यक्ति को लेके पूरी रिपोर्ट रखेगा, जिसके आधार पे इन वन स्ट्रोक ऑफ पेन दैट पब्लिक सर्वेंट, दैट ब्यूरोक्रेट कैन बी डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब इमीडिएटली। और इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे, बिल्कुल आपने सही कहा, सराहनीय कदम है, बहुत ज्यादा जरूरी भी था ये कदम जम्मू कश्मीर में उठाना। तो अब आप ये क्लियर कीजिए कि किस तरह की एक्टिविटीज को लेकर कार्रवाई हो सकती है। बयान जारी करे कोई सरकारी मुलाजिम, कोई फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया साइट पर कोई भड़काऊ पोस्ट अपलोड करे, और किस तरह की एक्टिविटीज को लेकर कार्रवाई हो सकती है? देखिए 100% आपने देखा है कि पब्लिक सर्वेंट्स कई ऐसे हैं, सरकारी मुलाजिम बहुत सारे ऐसे हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में जो पब्लिकली अपने पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स को, अपने थियोलॉजिकल रिलीजियस जिहादी व्यू पॉइंट्स को बहुत धड़ल्ले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रखते हैं। अच्छा, केवल इतना ही नहीं, उस मानसिकता से संबंधित, उस आइडियोलॉजी से संबंधित जो डिसबैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मान लीजिए जमाते इस्लामी, उसके एक्टिव मेंबर्स भी हैं। इसके अलावा बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियों में ये लोग अंदर से सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए जैसे हवाला नेटवर्क की ही बात हो, तो आपको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे कई कश्मीरी मुसलमान मिलेंगे जो आईएसआई और दुबई नेटवर्क के कांटेक्ट में रह के यहाँ पे पैसे का आदान प्रदान करवाते हैं। तो सोशल मीडिया पे पोस्ट्स लिखने से लेके हवाला रैकेट्स चलाने तक और इंडॉक्ट्रिनेशन मशीनरी जो आतंकवादी प्रोड्यूस करती है उसे फंडिंग और इसे अपनी मॉरल सपोर्ट देने तक, और ऐसी चीजें जहां पे अहले हदीस का एक मौलवी जिसका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है इंडिया की डिस्ट्रक्शन, जब वो मुख्यमंत्री को लिखता है कि मुझे सरकारी जमीन दो, मुझे अपनी मस्जिद बनानी है बंकर बेस्ड, जहां से इंडिया की डिस्ट्रक्शन की आइडियोलॉजी को आगे परपुएचुएट किया जा सके, तो तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीन देने वाले वो लोग, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला समेत, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये जो स्टेप है ये लिया गया है और ये सब चीजें कवर होंगी। इन एक्टिविटीज में शामिल सब व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे उम्मीद जम्मू कश्मीर सरकार से इसलिए कम है क्योंकि अभी तक जम्मू कश्मीर सरकार ने जो भी किया है वो केवल दिखावे के लिए किया है। यहाँ पे आपके पास डिटेल्ड रिपोर्ट्स हैं, कम से कम 50 से 60 आईपीएस, केपीएस और आईएएस और केएस, 4 सर्विसेज को मिला के मैं कह दूं 50 से 60 चिन्हित ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जा सकती है। तो केवल कमेटी बनाना, नोटिफाई करना, पब्लिक पोस्टरिंग करना सफिशिएंट नहीं है। कम से कम 50 से 60 व्यक्तियों के खिलाफ जिनके पास आपको लेके सफिशिएंट एविडेंसेस भी हैं, उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से अगर आप कार्रवाई करेंगे तो हमें यकीन होगा। और केवल इतना ही नहीं, एलजी साहब को यह भी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेके इंडॉक्ट्रिनेशन की जितनी भी मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है, जमाते इस्लामी हो, अहले हदीस हो और सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ये लड़ाई नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए आई एम मूविंग विद कॉशन। मुझे जम्मू कश्मीर सरकार पे जिहाद को कंटेन और कंट्रोल करने की जो इनकी मनोस्थिति है, अंडरस्टैंडिंग है, उस पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ये पोस्टरिंग के लिए ही होगा अगर 50-60 व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं होती आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एडवोकेट अंकुश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे और लगातार बात कर रहे थे इस ऑर्डर को लेकर। उन्होंने एक बड़ा सवाल यहां पर किया कि सिर्फ नोटिफाई करना या ऑर्डर जारी करना अलग बात है और ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन करना अलग बात है। और वहीं दूसरी ओर ये भी उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी है ग्राउंड लेवल पर इसे पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाए। सोशल मीडिया पर जिस तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है, अभी आप समझ लीजिए कि कोई सरकारी मुलाजिम अगर इस तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा तो उसकी सरकारी नौकरी जा सकती है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज द्वारा लगाए गए आरोपों का सरकार ने खंडन किया है। सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने प्रोफेसर सोज के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कंसल ने कहा है कि प्रोफेसर सोज ना तो नजरबंद है और ना ही उन्हें हिरासत में लिया गया है। गौरतलब है कि प्रोफेसर सोज ने आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गलत जानकारी दी है कि उन्हें नजरबंद नहीं किया गया है। प्रोफेसर सोज के इन्हीं आरोपों पर सरकार ने अब अपना पक्ष रखते हुए उनके आरोपों का खंडन किया है। देखिए, सैफुद्दीन सोज साहब फॉर्मर एमपी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, सो ही इज नॉट अंडर अरेस्ट, नॉट अंडर डिटेंशन। इनफैक्ट पिछले 2 महीने में 2 बार वो दिल्ली भी गए हैं, अक्टूबर में भी गए हैं, दिसंबर में भी गए हैं, तो वो फ्री हैं। ही इज फ्री टू गो वेरेवर ही लाइक्स, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड पर्सन है, इसलिए लाइंग का, झूठ बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अच्छी खबर की, क्योंकि अब माता वैष्णो देवी के दर्शन का, जिसका बेसब्री से श्रद्धालुओं को इंतजार था, हो सकता है कि जल्द उनकी ये उम्मीद सच्चाई में बदल जाए। वैष्णो देवी यात्रा बहाल करने पर सरकार लगातार मंथन कर रही है। अब मां जल्द बुला सकती है अपने दरबार। एक अच्छी खबर है श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि बेसब्री से इंतजार भी था। और वहीं कटरा के जो कारोबारी हैं उनकी हम बात करें तो किस तरह से कटरा की अर्थव्यवस्था चरमराई थी जब से माता वैष्णो देवी की यात्रा को बंद किया गया था। अब कटरा की आवाम को भी एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है और यात्रा बंद होने से कटरा की अर्थव्यवस्था जिस तरह से चरमराई थी, जिस तरह से निराश वो दिखाई दे रहे थे, कटरा के जितने कारोबारी हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, किस तरह से कितनी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ रहा था, उनका सर्वाइवल कितना मुश्किल हो रहा था, ये तो हम सभी जानते हैं। पर अब इसी बीच वैष्णो देवी यात्रा बहाल करने पर सरकार मंथन कर रही है और हो सकता है मां वैष्णो का जल्द बुलावा आए अपने जो भक्त हैं। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कटरा की आवाम को भी अब एक नई उम्मीद की किरण नजर आई है, क्योंकि उनका पूरा दानमदार सिर्फ और सिर्फ यात्रा पर ही है, माता वैष्णो देवी की यात्रा पर। और कितने महीनों से उनका जो बिजनेस है पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो उनका सर्वाइवल है वो बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लगातार निराशा वो अपनी प्रकट कर रहे थे। पर इसी बीच एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि जल्द मां वैष्णो देवी के दर्शन हो सकते हैं, जिन श्रद्धालुओं को बेसब्री से मां वैष्णो के दर्शन करने का इंतजार था। और वहीं माता वैष्णो देवी यात्रा बहाल करने पर सरकार जिस तरह मंथन कर रही है, हो सकता है जल्द इसको लेकर फैसला भी आ जाए और अब माता रानी का बुलावा आ सकता है श्रद्धालुओं को और कटरा की आवाम को। इसी बीच नई उम्मीद की किरण नजर आई है। और वहीं आपको बता दें कि कटरा में जिस तरह से सभी को जिस तरह से उम्मीद थी कि जल्द माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद उनका जो रोजगार है वो पूरी तरह से ठीक ठाक होगा, क्योंकि इससे पहले पूरी तरह से वो ठप पड़ा हुआ था। सुनसान जो गलियां, जो सड़कें माता वैष्णो देवी की थी, अब वो भर सकती हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की आवाजाही जल्द शुरू हो सकती है। माता वैष्णो देवी की यात्रा को शुरू करने के लिए सरकार अब मंथन कर रही है। हो सकता है इसे लेकर बड़ा फैसला भी सामने आ जाए। पर बार बार वहां की जो आवाम है सरकार से ये अपील कर रही थी कि जल्द ही माता वैष्णो देवी की यात्रा को बहाल किया जाए, ताकि उनका कारोबार शुरू हो सके। जिस तरह से उनका जो रोजगार है, बिजनेस है, पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था और उसी को लेकर अब कटरा की आवाम में एक उम्मीद की किरण जगी है।
तो आपको हम बता रहे हैं इस वक्त एक अच्छी खबर जो सामने आ रही है, क्योंकि माता वैष्णो देवी यात्रा बहाल करने पर सरकार फिलहाल मंथन कर रही है। हो सकता है इसे लेकर जल्द फैसला भी आ जाए और माता वैष्णो देवी की यात्रा आप सभी जल्द ही कर पाए। और कटरा की आवाम को भी अब नई उम्मीद दिखती हुई नजर आई है और किस तरह की मुश्किलातों का उन्हें इसी दौरान सामना करना पड़ा पिछले 4-5 महीनों से लॉकडाउन के दौरान, और उसके बाद भी जब रिलीजियस प्लेसेस नहीं खोली गई जम्मू कश्मीर में, माता वैष्णो देवी की यात्रा भी करने के आदेश नहीं दिए गए, उसके बाद अमरनाथ यात्रा भी कैंसिल कर दी गई और उसी के तहत इसी बीच इन सब के बीच एक नई उम्मीद की किरण जो है वो दिखाई दी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जिस तरह से एक उम्मीद को जगी है, साथ ही कटरा की आवाम को जगी है, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए प्रियंका, मैं आपको चीज बता दूं कि लंबे समय से ये प्रयास किया जा रहा है कि यात्रा को शुरू किया जाए। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वक्तन इस बाबत मीटिंग भी होती रहती है और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या एसओपी डिसाइड किए जाएंगे, कितने लोगों को दर्शनों की अनुमति दी जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से मेंटेन किया जाएगा, ये चिंता का विषय। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, चर्चा की गई है कि यात्रा को शुरू किया जाएगा, लेकिन ये अभी मैच्योर नहीं है, अंतिम डिसीजन नहीं है। अंतिम डिसीजन को लेकर एक बार फिर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा कि यात्रा को किस तरीके से चलाया जा सकता है, किस तरीके से उसको सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। लेकिन ये बात सही है प्रियंका कि लोगों में थोड़ी सी आशा की किरण जगी है और खासतौर पर जो कपड़ा का व्यापारी करता है पूरी तरह से यात्रा पर निर्भर रहता है। यात्रा बंद है तो उनकी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल विनोद जी, क्योंकि जिस तरह से उम्मीद पर दुनिया कायम है, उसी तरह से कटरा के जो व्यापारी है बहुत ही देर से कटरा की आवाम इंतजार कर रही है कब माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो शुरू हो। पर फिलहाल एक उम्मीद की किरण ही नजर आई है, जल्द बुलावा तो आ सकता है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए क्या लग रहा है, कितने चांसेस या कितनी जल्दी यात्रा शुरू हो सकती है? देखिए प्रियंका, हमारे पास जो अभी रिसेंटली अनुभव हमारे पास श्री अमरनाथ यात्रा का अनुभव है। अमरनाथ यात्रा की पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली गई थी और हम सब जानते हैं कि यात्रा में ये भी कहा गया था कि कितने श्रद्धालु 500 के करीब रोज श्रद्धालु जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली जब उन्होंने देखा, बोर्ड ने देखा, एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा कि इस वक्त हालात नासाज है, जो कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहता, सरकार एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। जो भक्त है, श्रद्धालु है, वो कोविड-19 का शिकार हो। ऐसा ही मुझे लगता है कि जब माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू की जाएगी उसमें भी इन सभी चीजों का खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा कि कोविड-19 का कोई संक्रमित न आ जाए, इसलिए यात्रा को डिले किया जा रहा है। लेकिन अब विचार किया जा रहा है कि किस तरीके से, किस संदर्भ में यात्रा को शुरू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक अच्छी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे थे कि माता वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर सरकार लगातार मंथन कर रही है, पर फैसला लेने से पहले सभी चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि कोरोना संक्रमित मामले जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं उस तरह की सेफ्टी को देखते हुए सारे एसओपीज को फॉलो करते हुए ही यात्रा को शुरू किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।